Okay. Okay. So the next topic we have is evaluation of determinant. तो हमने जैसा कि बोला है बार बार कि बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या है, वो एक नंबर है या फिर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें विद द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर का हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया, लेट्स से इन जनरल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में हो गया A11, A12 और A21 एंड A22। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू इवेलुएट करना है तो हमने क्या किया, A11 और A22 को मल्टीप्लाई किया, A21 और A12 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास में A11 इंटू A22 और A21 इंटू A12। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया इन दोनों एलिमेंट्स को और इनका डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में चलना है, पहले इसको ऐसे अपन ने मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों का डिफरेंस लिख दिया। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास में, वी कैन से A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, एक बार फिर से सुन लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों एलिमेंट्स को, और इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों का डिफरेंस लिख दिया। ऑर्डर यही चलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है वो हो गया आपके पास में लेट्स से 3279। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 3 और 9 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो वो हो गया आपके पास में 3 इंटू 9 इज 27, माइनस फिर कर दिया 2 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज माइनस का हो गया 14। तो ये आ गया हमारे पास में 13 आंसर। तो ये जो वैल्यू है दिस इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, नाउ जैसे कि एक और एग्जांपल देख लिया, हमारे पास में लिखा हुआ है लेट्स से -7 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू इवेलुएट करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया आपके पास में माइनस का 21, फिर बीच में माइनस साइन लगाया और फिर ये 1 इंटू 2, और यहाँ पे 1 की जगह पर जस्ट फॉर, अगर यहाँ पर सपोज करो -1 होता, तो अगर ये -1 होता है, यहाँ पर ये -1 लिखा हुआ है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा -2, और यहाँ पर जो एक माइनस है वो पहले से रखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे -2। फिर ये कितना जाएगा, माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस तो 2, तो ये आ गया वैल्यू कितना, -19। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास में आंसर। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है α+1 α+2 α-1 एंड α-2। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2, और बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0, देन इवेलुएट इवेलुएट अल्फा, अल्फा इवेलुएट करना है हमको। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो फिर वापस से कुछ सिंपल सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो α+1, इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, α+1 मल्टीप्लाइड बाय α-2, फिर α-1 और α+2 का प्रोडक्ट, तो α-1 और α+2 का प्रोडक्ट, और फिर दोनों का डिफरेंस, पर ऑर्डर यही चलेगा, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारे पास में कितना, α², फिर प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा और -2, फिर माइनस ऑफ α² प्लस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ अल्फ़ा एंड -2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो α² माइनस ऑफ अल्फ़ा -2 माइनस ऑफ α² माइनस ऑफ अल्फ़ा। क्यों माइनस ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बचेगा, एक माइनस बाहर बैठा है, तो माइनस अल्फ़ा, और ये -2 और ये माइनस, तो ये +2 इक्वल टू कितना है, 0। ये 0 के बराबर दे रखा, तो देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो तो कैंसिल कर दो आप, तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये -2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया आपके पास है, -2 अल्फ़ा इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ गया आंसर, कि जब अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा तभी ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 0 अगर हमने रख दिया यहाँ पर, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या बन गया, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई हमने अल्फ़ा का वैल्यू 0 रख दिया। ठीक है, तो 1 2 -1 और -2, ये बन गया हमारे पास में डिटर्मिनेंट। अब इसका वैल्यू इवेलुएट करना है,
इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो -2, और फिर इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किया तो वो भी आ रहा है -2, लेकिन बीच में क्या आएगा, एक माइनस साइन, तो -2 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो गया, ये तो बन गया आपके पास में +2 और -2, तो दैट इज 0। तो अल्टीमेटली आंसर 0 आ गया। तो मतलब कि अल्फा का वैल्यू सही है। ठीक है, नाउ मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास में कि इफ, या फिर बोल रहा है कि इवेलुएट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट जो है वो है 1 + cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा एंड 1 - cos थीटा। ये बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू इवेलुएट करना। ठीक है, तो इसको लिख दिया, बस इन दोनों का प्रोडक्ट किया और इन दोनों का प्रोडक्ट किया और डिफरेंस ले लिया। तो पहले तो किया हमने प्रोडक्ट किन दोनों का, जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, ये तो 1 - cos² थीटा आ गया। फिर बाकी जो दो बच गए उन दोनों का प्रोडक्ट किया, sin थीटा, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, sin² थीटा, फिर माइनस कर दिया उसमें से, तो sin² थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1 - cos² थीटा इटसेल्फ sin² थीटा माइनस sin² थीटा, मतलब कि वैल्यू आ गया 0। तो ठीक है, 0 आ गया तो 0 भी वैल्यू है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की। अब जो मेन मुद्दा है वो है, हायर ऑर्डर तो नहीं बोल रहे हैं पर थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं इनिशियली। तो अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, वो गिवन है, लेट्स से ऑफ ऑर्डर 3 इज A11 A12 A13 A21 A22 A23, और थर्ड रो में, मतलब जिस भी रो के हम एलिमेंट लिख रहे हैं, तो रो का जो नंबर है वो हम पहले लिख रहे हैं बेसिकली, A31 A32 और A33। ठीक है, फिर एक और वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगा दी, तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको इवेलुएट करना है। तो एक तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें, या फिर इन जनरल भी हम बात करें, सो वी कैन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अगेंस्ट की हेल्प से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, पहला बात। तो अगर हमने डिसाइड किया, जैसे कि ये हो गया रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, और कॉलम जो है वो हो गया, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम लिख ही लेते हैं कि वी कैन evaluate value of determinant along any row और any column। और ये तो नीडलेस सी बात है कि वैल्यू सेम ही आएगी, ऑब्वियसली वैल्यू सेम ही आएगी। So now we can say that we can evaluate value of determinant along any row or any column। ठीक है, अब कैसे वैल्यू इवेलुएट करेंगे, तो क्या बोला कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के साथ आप वैल्यू इवेलुएट करना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखेंगे, उस कॉलम के या उस रो के, जिस भी, सपोज करिए हम कोई एक रो चूज करी या कोई एक कॉलम चूज किया, तो उस कॉलम या रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखेंगे उसके कोफैक्टर के साथ। क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपने रो 1 सेलेक्ट किया कि भाई रो 1 के अलोंग हमको जो है एक्सपेंड करना है इस डिटर्मिनेंट को टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू, तो रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 और A13, इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे अलोंग विद रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो A11 का जो कोफैक्टर है, जैसे कि हमने लिखा A11 और C11, ठीक है, फिर A12 का जो कोफैक्टर है वो C12 हो जाएगा, फिर A13 का जो कोफैक्टर है वो C13 हो जाएगा।
तो इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर इनके प्रोडक्ट का हम सम कर देंगे, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बात समझ में आया? क्या किया हमने, जैसे आपने कहा कि भाई रो वन के अलोंग हमको एक्सपेंड करना है, तो रो वन के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख लिया और फिर उनका सम कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम we will find out the sum of the product of the elements of that particular row or column with their corresponding cofactors. I hope this is clear. ठीक है, जैसे कि अगर हमने डिसाइड किया कि भाई कॉलम 2 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया, कॉलम 2 के एलिमेंट्स लिख दिए। क्या क्या है, A12, A22 और A32, ठीक है, ये लिख लिए। फिर इन ये जो एलिमेंट्स है इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके कोफैक्टर्स हैं उनके साथ इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, तो यह आ जाएगा C32, ठीक है। फिर इन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है बात? तो सबसे पहली बात तो वी कैन इवेलुएट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। फिर सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, value of determinant is the sum of the product of elements of that row और कॉलम, मतलब कि जिस भी रो या कॉलम है उस रो के उस ही रो या उसी कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट विद देयर corresponding cofactors with their corresponding cofactors। तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का एलिमेंट के साथ पहले आप प्रोडक्ट लिखो, फिर उसका सम कर दो, तो वो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहाँ पर हम जैसे ये लिख रहे हैं, अगर हमने ये एक एरो लगा दिया और इस एरो के ऊपर हमने लिख दिया लेट से R1, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इवेलुएटिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1। तो ये ऐसा लिख दिया, ऐसे एरो लगा के R1 लिख दिया, मतलब कि वी आर इवेलुएटिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो जो समझाया गया उसके बेसिस पर अगर हम लिखें, तो रो 1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास में, एलिमेंट्स रो 1 के एलिमेंट क्या हो गए, A11, A12 और A13। तो इसको लिख दिया, क्या किया, A11 लिख दिया, A12 लिख दिया और A13 लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो एलिमेंट्स है इनका प्रोडक्ट लिखा है इनके कोफैक्टर्स के साथ। कोफैक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, कैपिटल C11, कैपिटल C12 एंड कैपिटल C13, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। अभी क्या किया, इनके प्रोडक्ट का सम कर दिया, तो अभी जो ये वैल्यू आया ना आपके पास में फाइनली, नाउ वी कैन से दिस वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, लेट्स से ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, तो ये जो वैल्यू आया इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है बात? अलोंग हमने क्या किया, रो 1 के अलोंग हमने ये फाइंड आउट किया है, ठीक है बात। अब कोफैक्टर कैसे इवेलुएट करते हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें कि लेट्स से हमारे पास में जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, उसी डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, ठीक है।
ये डिटर्मिनेंट हमने मान रखा है। और इसके रो 1 के अलॉन्ग जब हमने एक्सपेंड किया था तो उसको एक बार और फिर से लिख दिया। क्या लिख दिया इसको कि इसके जो एलिमेंट्स है A11, A12 और A13 जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट लिखा उनके कोफैक्टर्स के साथ, ठीक है, और फिर उनका सम कर दिया। उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। अभी C11 जो लिखना है आपको, अभी C11 लिखने का मतलब क्या हुआ कि A11 जिस रो और कॉलम में उसको हटा दिया, तो ये आ गया आपके पास में उसका माइनर, ये आ गया माइनर। अभी इस माइनर के आगे में C11 की वजह से क्या आएगा, -1 का पावर 1+1, -1 का पावर 1+1। तो बेसिकली C11 इज सेम एज M11। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो रो है मतलब Cij जो I प्लस j का जो सम है वो इवन है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, नाउ वी कैन राइट A11, C11 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, M11। ठीक है, और M11 क्या है, डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट क्या है, जब हमने ये रो और ये कॉलम हटा दिया तो ये जो डिटर्मिनेंट बचा ये वाला छोटू डिटर्मिनेंट उसको लिख दिया हमने। तो A22 बचा, A23 बचा, A32 बचा और A33 बचा। ठीक है बात। फिर A12 लिखने के लिए अभी ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर ये C11 की वजह से, क्योंकि ये 1+1 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर प्लस सिंबल है जो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि प्लस है। अभी C12 को आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 की पावर में 1+2। अभी 1+2 की वजह से एक माइनस आएगा ही आएगा, तो वो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर है बात। अभी A12 के साथ में क्या लिख देंगे अपन, अब इसका माइनर। ठीक है, तो अभी C12 का मतलब क्या हो गया था, C12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। तो बच क्या गया, बच गया A21, A23, A31 और A33। तो जो बच गया वो लिख दिया A21, A23, A31 और A33, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी देखो C13, तो C13 को आप क्या लिखोगे, -1 का पावर 1+3, फिर इसका माइनर लिखोगे। ठीक है ना, तो C13 1+3 क्या आएगा, E1। तो -1 का पावर में E1 नंबर मतलब कि प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस ही रखा। ठीक है ना भाई, A13 लिखा और उसके साथ में C13 लिखने के लिए क्या किया, C13 को M13 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि -1 का पावर में E1 है। तो M13 लिखना है अभी, तो M13 लिखने के लिए जिस रो में ये है तो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो वो हटा दिया। तो ये जो बच गए एलिमेंट्स इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास में A21, A22, A31 एंड A32, ये बन गया। ठीक है, अभी बात, अभी ये वैल्यू अगर हमको इवेलुएट करना है तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख देंगे, नाउ वी कैन से दैट A11 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये वैल्यू इवेलुएट करना इज नॉट अ बिग डील। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और डिफरेंस, और ऑर्डर क्या रहेगा, ये तो अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से हम लिख देंगे A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस ऑफ A32 इंटू A23। ठीक है, ये वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। सिमिलरली A12, अभी यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया पहले, इन दोनों का प्रोडक्ट किया पहले और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया बाद में, तो ये दो। ठीक है ना, अभी समझ में आएगा, ये पहले फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा A21 A33 माइनस ऑफ A31 A23। ठीक है, फिर लास्ट वाले में माइनस नहीं प्लस है, यहाँ पर तो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस, और कहाँ माइनस कहाँ प्लस आएगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 1 2 है, ऑड है तो माइनस आएगा। 1 3 इवन है, 1+3 बेसिकली 1 3 मतलब कि 1 और 3 का जो सम है वो, तो वो प्लस आएगा। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू तो क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा ये वैल्यूज क्या है। ठीक है, यहाँ के प्लस और माइनस का बात कर रहे हैं अपन तो बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में A21, यहाँ से क्या आ जाएगा A13, तो A13 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ दिस छोटू डिटर्मिनेंट, उसके लिए इन दोनों को प्रोडक्ट करके
लिख दिया, इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दिया और फिर डिफरेंस लिख दिया। तो नाउ दिस इज A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। क्लियर है बात? तो ये पूरा वैल्यू जब हम एवेलुएट करेंगे, ये पूरा वैल्यू, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, वहां से हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट अलोंग रो वन। रो वन के अलोंग हमको वैल्यू मिलेगा। फिर अगर इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर सपोज करो हम कॉलम टू के अलोंग एवेलुएट करना चाहें, कॉलम टू के अलोंग, तो फिर हमको इनके एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा पहले, फिर इनके जो एलिमेंट्स है उनका उनके कोफैक्टर्स के साथ में प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर इन ये जो टर्म आ गए तीन टर्म, इन तीन टर्म का सम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार और देख सकते हैं, अलोंग कॉलम टू अगर हम इवेलुएट करना चाहें तो ये डिटर्मिनेंट आ गया अपने पास में। अब कॉलम टू के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करें तो हमने क्या बोला कि लिखने का ऐसे केवल नोटेशन का एक तरीका हो गया, एक एरो बनाया और उस एरो के ऊपर में C2 लिख दिया, तो हम कॉलम टू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कॉलम टू के अलोंग जो एलिमेंट्स है वो लिख दिए। तो एलिमेंट्स क्या है, A12 है, फिर A22 है और A32 है। ठीक है, तो अभी इसके अलोंग लिखना है तो क्या लिख दिया, इसके जो आपके पास में जो इनके कोफैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो C12 C22 और C32 ये लिख दिया, फिर इनका सम कर दिया। तो इनका सम करने से जो वैल्यू आया, वो वैल्यू जो है वो क्या देगा अपन को, वो देगा आपको वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्लियर है बात? तो यहां से हमको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाएगा अलोंग कॉलम टू। C2 जो लिखा हुआ है वो कॉलम टू के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसी को अगर हम वापस से डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे C12 है, तो C12 मतलब कि 1+2, मतलब कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब कि -1 की पावर में ऑड, मतलब कि एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस ऑफ M12 बनेगा। अब माइनस ऑफ M12, M12 क्या आएगा, M12 जो है वो एक डिटर्मिनेंट बनेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, A21 A33 और इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस। तो इसको अगर हमको अब डायरेक्ट लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, नाउ माइनस साइन लगा दिया A12, और फिर हम वैल्यू क्या रखेंगे, देखो A12 के लिए A12 है तो इसको पहले तो हमने प्लस माइनस साइन देख लिया किससे, कि जो यहाँ पर इनके जो ये जो सफिक्स में जो वैल्यू है 1 और 2 इनका सम ऑड है या इवन है, ऑड है तो माइनस साइन लगा दिया, फिर इसको ऐसे छुपा लिया, इस रो को हटा दिया और इस कॉलम को हटा दिया, तो जो बच गया उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे अभी उसका वैल्यू। तो A21 इंटू A33 माइनस क्या बच गया था, देखो ये हटा दिया था हमने और ये हटा दिया था, तो ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस, ऑर्डर सेम रखेंगे A31 और फिर A23, ये हो गया विद अ माइनस साइन। माइनस क्यों आ गया बता दिया, कई बार बता दिया, 1+2 है, यहाँ पर 2+2 है, तो अभी 2+2 है तो -1 का पावर में 2+2 मतलब कि 1 ही आएगा, पावर कैसा हो गया, E1 हो गया, तो 1। तो A22 एज इट इज लिख दिया। अभी C22 जो है वो M22 के बराबर है, तो M22 लिखने के लिए क्या किया, जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो एलिमेंट, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बच जो गया वो बच गया A11 और A13 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A11 A33, किसको हटाया था इस बार, ये रो हटाया है और ये कॉलम हटाया, तो जो बच गया A11 और A33 का प्रोडक्ट और A31 और A13 का प्रोडक्ट, तो A31 और A13 का प्रोडक्ट ये आ गया। ये तो दो एलिमेंट हुए, अभी तीसरा एलिमेंट क्या है A32। अभी देखो 32 है, तो 32 मतलब कि 3+2, 3+2 मतलब कि अगेन ऑड, ऑड है तो एक माइनस साइन आएगा, तो फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर माइनस, एलिमेंट क्या है A32 है, लिख दिया। अभी C32 जो है वो M32 विद माइनस साइन, तो माइनस साइन हमने पहले ही सेटल कर दिया, अब M32 लिखना है। M32 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दिया, तो इस रो को हटा दिया और इस कॉलम को हटा दिया। देखो कॉलम तो हमेशा सेकेंड ही हटेगा क्योंकि हम कॉलम टू के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो का ध्यान रख लो आप। तो बच क्या गया,
अभी देखो ये जो हट गया उसके अलावा जो बच गया वो लिख दो। तो A11 A13 A21 और A23, तो इसका वैल्यू लिखना है। तो इसको और इसको प्रोडक्ट कर दिया, किसको और किसको प्रोडक्ट कर दिया, ये लेट्स से ये और ये को प्रोडक्ट किया, और ये को प्रोडक्ट किया, और डिफरेंस लिख दिया जैसा लिखते आ रहे हैं पर। तो ये आ जाएगा आपके पास में A11 A23 माइनस A21 इंटू A13। ठीक है, तो अभी जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये एक नंबर आएगा लेट से अल्फा, ये दूसरा नंबर आएगा लेट से बीटा, और ये आएगा लेट से गामा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इनका जो भी वैल्यू आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी वैल्यू आएगा, वो एज इट इज हम रख देंगे। तो वहां से हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट के लिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जब उसको आप एक्सपेंड करोगे, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। ठीक है बात, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ पर जो टर्म्स बन रहे हैं ना, एक टर्म ये बनेगा, फिर एक टर्म ये दो, फिर ये तीसरा टर्म, फिर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा चौथा टर्म, फिर ये 5 और ये 6। तो ये जो टर्म बनेंगे, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जब आप लिखोगे, तो वो सारे टर्म, उन टर्म्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम ही बन रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर A12 और A21 और A33 है विद माइनस साइन। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जब हमने कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड किया है, तो A12 है, A21 है और A33 है विद माइनस साइन। तो A12 A21, देखो A12 A21 और A33 विद माइनस साइन, ये एलिमेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है जब हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। क्लियर है बात। अब यहाँ से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, लेट्स से A11 A22 और A33, A11 A22 और A33, ये एलिमेंट है विद प्लस साइन। तो अब आप देखो यहाँ पर A11 A22 और A33 वाला जो एलिमेंट है विद प्लस साइन, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है जब हमने कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड किया है। इसी तरह से ये जो टोटल जो 6 टर्म्स बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे टर्म, चाहे हम कॉलम किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करें, वो सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है हम किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट जस्ट फॉर बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग ये बात हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। नाउ तो आप टोटल जो है वो 6 वेज से आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम वर्बली बात करें कि रो 3 के अलोंग अगर हमने एक्सपेंड किया होता तो क्या आता, तो हम लिखते A31 C31, फिर A32 मल्टीप्लाइड बाय C32, फिर लिखते हैं हम A33 मल्टीप्लाइड बाय C33। ठीक है, और बीच में क्या लिखते हैं हम, प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर कोफैक्टर से माइनर में चेंज करना है, तो बस हमको ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 1 है तो प्लस आएगा, फिर 3 2 है तो फिर माइनस आएगा, फिर 3 3 है तो प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सम है वो कैसा बन रहा है, इवन बन रहा है। इवन है तो प्लस, ऑड सम आ रहा है तो माइनस। ठीक है बात, जैसे कि रो 2 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो माइनस साइन आएगा इस एलिमेंट के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ठीक है, तो आप तो बस एलिमेंट के सफिक्स में जो लिखा हुआ है वो आप देख लो, उसका सम जो है वो कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है तो माइनस, इवन आ रहा है तो प्लस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वी वांट टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, और एक डिटर्मिनेंट मान लिया हमने 3 क्रॉस 3 का, लेट्स से 1 2 -1 3 2 7 0 1 एंड 0। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है, और इसका वैल्यू वी वांट टू इवैल्यूएट, वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, तो अब हमने डिसाइड किया कि हम जो है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो फिर क्या किया, जो एलिमेंट है वो लिख दिया 1 2 और -1, ये तो रख दिया अपन ने एलिमेंट। ठीक है, अब आप देखो 1 के, जब ये जो है वो A11 है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना भाई, फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि ये है A11, तो आएगा प्लस साइन।
ठीक है। फिर इसको डिलीट कर दिया, जिस रो या जिस कॉलम में, जिस रो एंड जिस कॉलम में ये उसको डिलीट कर दिया। अभी ये बचा, अभी ये तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो 2710, तो 2710 इवेलुएट करने के लिए 2 से 0, तो ये 0 हो गया, 1 और 7 कितना आएगा 7, लेकिन एक माइनस साइन आता है बीच में, तो यहाँ से हमने लिख दिया, क्या किया देखो, फिर से इसको डिलीट किया। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने अलग से इवेलुएट कर लिया, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 0 0, माइनस 7 इंटू 1 7, तो कितना आ गया वैल्यू -7, तो ये वैल्यू यहाँ रख दिया -7। क्लियर है बात। अभी 2 के साथ में प्लस साइन आएगा, माइनस साइन, 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये क्या है A12, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या आएगा 1 + 2 कैसा है, ऑड है इवन है, ऑड है, तो क्या आएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो ये माइनस साइन हो गया, ठीक है। अभी इसके साथ अभी जो आएगा वैल्यू, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दिया, तो हटाने के बाद में क्या बचा 3700, तो अभी देखो यहाँ पर तो 0 0 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, इससे मल्टीप्लाई होकर 0, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई इसके साथ प्रोडक्ट में 0 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है। फिर ये वैल्यू -1 था, ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है A13, 13 मतलब कि 1 + 3, 1 + 3 कैसा है, ऑड है, इवन है, तो साइन कैसा आएगा, आगे में प्लस आएगा, तो प्लस लगा दिया। फिर इसके साथ जो प्रोडक्ट में आएगा नंबर वो क्या आएगा, तो क्या किया उसके लिए, ये और ये जिस रो में एंड जिस कॉलम में ये है -1 उसको डिलीट कर दिया, तो ये आएगा 3201। अभी 3201 डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये इसको प्रोडक्ट किया तो 3 और इसको प्रोडक्ट किया तो ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया वैल्यू 3 आ गया, 3 आ गया। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया -7, और ये तो -0 हो गया और -3, तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया -10। ये तो कब आया, जब हमने इसको एवेलुएट किया अलोंग रो 1, जब हमने इसको रो 1 के अलोंग एवेलुएट किया। अभी देखो अगर हम इसको रो 3 के अलोंग एवेलुएट करते तो एक फ़ायदा मिलता, क्या फ़ायदा मिलता ज़रा समझो। रो 3 के अलोंग जब हम इसको एवेलुएट करते तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के साथ में जो कुछ भी आता वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, फर्स्ट और लास्ट के साथ तो जो भी आता, जैसे आप लिखते तो 0 इंटू समथिंग, फिर 1 इंटू समथिंग, फिर 0 इंटू समथिंग लिखते, तो ये कुछ भी हो यहाँ पर और यहाँ पर ये तो 0 ही बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई पहला और लास्ट वो तो 0 हो गया, अभी बीच में क्या है 1 है, अभी 1 के साथ में प्लस आएगा या माइनस साइन आएगा ये देखो, तो 1 जो है वो एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो 3 2 है, मतलब कि आएगा तो माइनस, क्यों, क्योंकि 3 2 है, ये A32 है ना भाई, तो 3 + 2 कितना हुआ, ऑड या इवन, ऑड, 3 + 2 5, 5 तो ऑड होता है, ठीक है, तो ऑड हो गया, तो ये -1 हो गया यहाँ पर। अभी इसके साथ प्रोडक्ट में क्या नंबर आएगा वो कौन तय करेगा, इसका माइनर, ठीक है, तो 1 को डिलीट कर दिया, जिस रो में 1 है और जिस कॉलम में 1 है उसको डिलीट कर दिया, तो बच क्या गया 3 1 3 -1 और 7, मतलब कि ये बच गया आपके पास में 1 3 -1 और 7, ये डिटर्मिनेंट बच गया। अभी इसका वैल्यू 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 इज 7, एंड माइनस ऑफ -1 और 3, तो -3, तो ये हो गया -3, तो ये कितना आ गया 7 + 3 दैट इज 10, और ये वैल्यू यहाँ रख दिया तो 10, और ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो फिर क्या आ गया वैल्यू, वैल्यू आ गया आपके पास में -10, तो ये तो इजीली फाइंड आउट हो गई वैल्यू। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करने से जल्दी आंसर आ जाएगा या रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने से जल्दी आंसर आ जाएगा, तो फिर हमने बोला कि अगर अगर 0 जो है वो इन्वॉल्व है, अगर एंट्रीज जो हैं आपके पास में, जो एलिमेंट्स गिवन है किसी भी डिटर्मिनेंट में, उस एंट्री में अगर 0 इन्वॉल्व है, तो आप सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ जीरोस जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम है उससे आंसर जो है जल्दी आ जाएगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी हमको किसको, रो 3 को, फिर हमको देनी चाहिए थी प्रायोरिटी कॉलम 1 या कॉलम 3 को, ठीक, क्योंकि रो 3 में तो 2 जीरोज हैं, ठीक,
तो अब आपको एक बात यहाँ से समझ में जाएगी कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में सारे एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, फिर जीरो इंटू समथिंग, फिर जीरो इंटू समथिंग। अब इसके बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है बात? तो अगर नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा है कि जिस किसी रो या जिस किसी कॉलम में, उसके अलोंग एक्सपेंड करने से आंसर जो है वो कम कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। ठीक है बात? तो ये तो हो गया अपने पास में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 या 3x3। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर हमारे पास में अगर कोई जो डिटर्मिनेंट है वो है ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट। अब उसका वैल्यू अगर हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा a11, फिर a12, फिर a13, a14, ऐसे चलता जा रहा है, फिर a1n। ठीक है, और फिर सेकेंड रो जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास में, a21, a22, a23, a24, a2n। फिर नेक्स्ट रो जो है वो बन जाएगा आपके पास में a31, a32, a33, a34 एंड a3n। ठीक, ये चलते जाएगा। और फिर लास्ट में जो है वो आ जाएगा आपके पास में an1, an2, an3, an4 एंड अप टू an ये आ जाएगा। तो ये जो एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तो सेम होंगे ही, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को अगर हम बोल दें लेट से डेल्टा, अब इसका वैल्यू अगर हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं और हमने लिखा कि लेट से अलोंग रो 1, अलोंग रो 1, तो हम क्या लिखेंगे, a11 मल्टीप्लाइड बाय c11, फिर a12 मल्टीप्लाइड बाय c12, फिर हम लिखेंगे a13 मल्टीप्लाइड बाय c13, चलता जाएगा, और a1n मल्टीप्लाइड बाय c1n। और ये c1n ये सब क्या बता रहा है, को फैक्टर्स। ठीक है, और को फैक्टर्स को जब अपन माइनर में चेंज करेंगे तो ये तो m11 आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ m12, ये आएगा m13, ये आप समझ गए, ये आएगा, डिपेंड करेगा कि 1 प्लस n का जो सम है वो इवन है या ऑड है। तो ये माइनस ऑफ m1n भी आ सकता है और प्लस ऑफ m1n भी आ सकता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा सम जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है बात? चलिए, नाउ अभी अगर हम इसी को लिखना चाहें कि रो 1 के अलोंग जो हमने एक्सपेंशन लिखा है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समेशन ओवर, वी कैन से दैट, यहाँ पर आप देखो कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो तो फिक्स है, जैसे कि यहाँ पर a11 लिखा आपने, तो a11 में जो 1 है वो तो फिक्स है क्योंकि रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको हमने लिख दिया लेट्स से a1 अल्फा। ठीक है, और c1 अल्फा। ठीक है, अब अल्फा को अगर हम वेरी करा दें 1 से n तक और उसका समेशन लिख दिया हमने, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब जब आप a11 तो फिक्स है, अब अल्फा को जब आप वेरी करोगे तो अल्फा का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, a11 c11, ये आ गया। फिर समेशन साइन है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर अल्फा का वैल्यू आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, a12 मल्टीप्लाइड बाय c12, फिर क्या आएगा a13 c13। तो ये तो हो गया, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1। कैसे रो 1, क्योंकि यहाँ पर ये 1 फिक्स है। क्लियर है बात? तो अगर हमने सपोज करो कि इसको अगर हमने लिखा होता कि एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 सॉरी कॉलम 3 के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो अब आप देखो कॉलम 3 के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हमने ये सिलेक्ट किया होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो हमको पता है क्या आएंगे एलिमेंट्स, a13 इंटू c13, फिर a23 इंटू c23, फिर a33 इंटू c33,
ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में जो है वो आ जाएगा आपके पास में an3 इंटू cn3। तो यहाँ पर आप देखो जो कांस्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट जो है यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है, ये जो थ्री है यहाँ पर, ये जो थ्री है ये फिक्स है देखो सब में, बाकी वेरी क्या कर रहा है, आगे वाला जो एलिमेंट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट वेरी कर रहा है, 1 फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये n हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, नाउ वी कैन से दिस इज सेम एज सेइंग समेशन ओवर a अल्फा 3 मल्टीप्लाइड बाय c अल्फा 3, और अल्फा को हमने वेरी करा दिया 1 से लेकर n तक। तो देखो जब आपने अल्फा का वैल्यू 1 रखा होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, a13 मल्टीप्लाइड बाई c13, तो यही बन गया। फिर सिग्मा साइन है, समेशन का साइन है, कंटिन्यूड सम, तो अल्फा का वैल्यू 2 जब आप रखोगे तो ये टर्म बन जाएगा, जब हम अल्फा का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये टर्म बन जाएगा, और समेशन के साइन की वजह से बीच में क्या आएगा, प्लस। तो ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n अलोंग कॉलम 3। ठीक है बात। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल रोज जो हैं वो हमने मान रखी है, यहाँ पर कितनी रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3 अप टू रो n है। सिमिलरली कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 अप टू कॉलम n है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई केथ कॉलम भी होगा, यहाँ पे कोई एक rth रो भी हो सकती है। तो अगर हम ऑब्वियसली जो रो का नंबर है वो 1 से n के बीच में कहीं पर होगा, और कॉलम का नंबर भी जो है वो 1 से n के बीच में कहीं पर होगा। तो इफ k इज kth रो या kth कॉलम के लिए अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सो नाउ वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n along kth रो। ठीक है, kth रो के अलोंग जब हम लिखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास में ak1 इंटू ck1। फिर क्या आएगा भाई, kth रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आएगा, जैसे कि सेकेंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या था, a21। ठीक है ना, तो ak1 के साथ में उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फिर क्या आएगा आपके पास में, ak2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई ck2, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, akn इंटू ckn, ये आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ओवर aki मल्टीप्लाइड बाय cky where I is varying from 1 to n. So this is the value of determinant along, अगर हम इसको जैसे डिनोट करते हैं वैसे अगर हम लिखें along r के मतलब कि kth रो। ठीक है, और अगर हम kth कॉलम के along लिखना चाहें, यही बात, तो कॉलम लिखते समय अपन क्या लिखते हैं, जैसे कि अपन को सेकेंड कॉलम, तो अपन क्या लिखते हैं, a21 मतलब कि a12, जैसे कि अपन को सेकेंड कॉलम लिखना है तो सेकेंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, a12। सेकेंड वाला जो एलिमेंट है aij में जो सेकेंड j जो है वो अब फिक्स हो जाएगा। ठीक है बात, तो इस तरह से जो है वो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑर्डर n का जो डिटर्मिनेंट है अलोंग kth रो और kth कॉलम। ठीक है, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जब हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इवेलुएट करेंगे तो वो वैल्यू सेम ही आएगी, आना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं आएगी मतलब कि कुछ गड़बड़ कर रखा है। ओके, सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर।